हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जहां पर आपके आने वाले जो अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम है और यूपीएसआई और जेपीएससी और साथ ही साथ सीडीपीओ वाले जो एग्ज़ाम है और जिनका रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उन सभी में जहाँ पर आपके जीके और जीएस के प्रश्न पूछी जाती हैं। इस कारण से आप लोगों की बहुत बार कमेंट भी आया और मुझे व्हाट्सअप टेलीग्राम पे भी मैसेज मिला कि सर एक बार जो क्रॉन पब्लिकेशन है इसको पुनः शुरू किया जाए। कुछ वीडियो जिसके आए थे फिर बीच में किसी कारण बस बंद करनी पड़ गई थी, तो आज से इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोग अपना विचार ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ ये सीरीज क्या सही रहेगा, आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम में काम आएगा और क्या ये सीरीज को इसी तरह से कंटिन्यू रखा जाए। जहाँ पर हमने शुरुआत किया है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से, और पॉलिटी में जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी प्रश्नों को हम कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक बार ज़रूर अपना विचार ज़रूर कमेंट में देंगे ताकि ये ऐसे ही सीरीज डेली कंटिन्यू चलता रहे। आशा करेंगे आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आएंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से आने वाले सभी प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम के लिए सही साबित भी होंगे। तो आइए देखेंगे आज की वीडियोज की पहली प्रश्न क्या होंगे और आप लोग अपना विचार जरूर देते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इसको शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर हमारी कुछ बैचेज चल रही है वहां अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो और एक नई बैच जो है 15 अगस्त से पुनः शुरू की जा रही है, जो कि लूसेंट टारगेट एक बैच चल रही थी जो 15 अगस्त तक वो समाप्त हो गई है और 15 अगस्त से एक नई बैच शुरू हो रही है लूसेंट टारगेट की, जहां पर आपको सुविधाओं के अनुसार 4 घंटे डेली क्यूज और वहाँ पर आपको जो होमवर्क सीरीज के तौर पे ये दिया जा रहा है, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स भी कराए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में, मात्र 99 रुपया इसका चार्ज रखा गया है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7654957719 और साथ ही साथ बीपीएससी के लिए भी बैच शुरू की जा रही है, तो इसकी भी जानकारी हमारे साथ ले सकते हैं इसी नंबर पर संपर्क करके 7654957719। इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और क्यूज भी डेली आपकी कराई जाती है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में बनी थी, उसी के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की जब बात करेगा तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता होगा कि 9 दिसंबर को जब टेम्पररी रूप में जो अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर को पुनः जो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो यहाँ सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार को प्रकट किया था। और आपको पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चौथा प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति नियुक्त किए गए थे।
पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे वह हैं सरदार पटेल। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, सत्य नहीं है। कथन एक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा कथन, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा कथन कहता है वह बहुदलीय निकाय थी। और चौथा कथन, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात करी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न देखने को मिला है अपने एग्जाम में। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो आपको पता होगा कि भारत को जो है बजट पर बहस करने के लिए 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम में दी गई थी। 1909 में आपका क्या है, मार्लियामेंटो सुधार है और 1919 में आपके जो प्रांत में द्वैध शासन था उसकी जानकारी मिलती है। आठवां प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि 11 दिसंबर को ये बनाए गए थे। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, इसमें कौन सदस्य नहीं थे? विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या AB अलेक्जेंडर। तो इन सभी में जो कैबिनेट मिशन था इसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति शामिल थे और विलियम वुड इसमें शामिल नहीं थे। 10वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति बंटवारा किया गया है, मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 10वां का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये आगे चल कर के हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग भी बना और लगभग हमारे संविधान में जो भी शामिल है उसका 75% यहीं से निहित की गई है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो आपको पता होगा कि जो हमारी संविधान सभा बैठी थी उसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर। तो आपको पता होगा कि 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन था जिसमें नेहरू जी ने अध्यक्षता किया था और ये फैजपुर में हुई थी जहां पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। 13वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो संविधान निर्मात्री परिषद जब बनाई गई थी 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। तो आपको पता होगा कि 10 लाख व्यक्तियों की समूह जो थी 10 लाख जनसंख्या पर एक विधानसभा आवंटित की गई थी, एक सीट आवंटित की गई थी। 14 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था ये 1774 में बना था। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से अधिनियम थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को बनाई गई थी, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? कथन पहला कहता है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष के रूप में BR अम्बेडकर शामिल थे। दूसरा कथन कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा कथन है कि इनका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और चौथा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन चुनाने के लिए कहा गया है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न की सूची को एक दूसरे सूची से मिलान करना है। एक तरफ है आपका कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अध्यक्षों के बारे में जानकारी दी गई है। तो 16 का जो आंसर है यहाँ पर आप पहले अगर देखते हैं तो आपको ऑप्शन दिखेगा कुछ इस प्रकार से। पहला कहता है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वह थे KM मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य के रूप में BT कृष्णमाचार्य मौजूद थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब की गई? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था यह सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 18वां प्रश्न हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या थे, है ना? तो ऑप्शन है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य थे या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। 19वां प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। बात कर रहा है कि प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार की गई थी? BR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, K संथानम द्वारा और KM मुंशी द्वारा। आपके मन में पहला सवाल जो आंसर आया होगा वो BR अम्बेडकर आया होगा, मगर ये बिल्कुल गलत है। प्रारूप तैयार करने का ड्राफ्ट बनाने की जो प्रयास जो पहली बार की गई थी BN राव के द्वारा की गई थी, है ना? बेनेगल राव जो थे इनके द्वारा ये किया गया था, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर जी थे। तो प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। 20वां प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946 या 1947। संघीय न्यायालय में किस प्रकार की है? तो ये जो है 1937 में तैयार की गई थी। 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो उद्घाटन अधिवेशन यानी कि 9 दिसंबर की बात कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान सभा का जब उद्घाटन यानी कि पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो वही होंगे इसके सही आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका संबंध बिहार से रहा है।
अगला प्रश्न कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो इसके ऑप्शंस को आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। इसका जो सही आंसर है कि 1883 में इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वप्रथम जो लाया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को लाई गई थी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के हमारी प्रस्तावना बनती है, जिसको आप पढ़ते होंगे, हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया के रूप में। तो 13 दिसंबर को इसे प्रस्तुत की गई थी। 24वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने अभी ऊपर आपको बताया था। तो ऑप्शन देखेंगे क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी.आर. अम्बेडकर जी। 25वां प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ है कौन सी किसकी स्थापना किस अधिनियम या एक्ट के तहत हुआ ये। तो यहां देखेंगे आपके प्रश्न को छोटा कर दिया गया है ताकि आप ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख सके। पहला है ऑप्शन ए कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना की गई थी, पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ऊपर में भी आपने जाना था, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति यह 1813 का चार्टर अधिनियम में दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में दी गई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3, 4। 26वां प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के सदस्य की चुनाव की गई थी, है ना। इसमें प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनी गए थे। 27वां प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा था, यह 2 साल 11 महीना 18 दिन। यहाँ पर 17 दिन दी गई है, 18 दिन आप याद रखेंगे। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगभग लगा था। 28वां प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किसके द्वारा। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बात संघीय व्यवस्था या केंद्र में द्वैध शासन की आ जाए, तब 1935 के अधिनियम के द्वारा लाई गई थी। जबकि प्रांत में जब बोलेगा तो 1919 का, और 1909 आपको पता होगा मार्लियामेंटो सुधार। 29वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कथन 1 है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर का असर था। दूसरा कथन कहता है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए थे। सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर भी सही बात कही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 नंबर। अगला, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में जो द्वैध शासन अधिनियम अभी आपने ऊपर में भी देखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा। भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव की गई थी, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव दिया गया था 1942 के
क्रिप्स मिशन द्वारा दी गई थी, जबकि संविधान सभा का जो गठन की बात कही गई थी 1946 के आपके कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कही गई थी। तो ये दोनों प्रश्न को समझ करके आप लेंगे। 32वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान निर्माण की जब चल रही थी समय, तो उस समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी। तो बी एन राव उसके संवैधानिक सलाहकार थे। 33वां प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 34वां प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव या अंबेडकर। तो सही आंसर है सरदार पटेल। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा जो कि वर्तमान म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो जो म्यांमार को अलग किया गया था, बर्मा को उस समय जो नाम था ये अलग किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला कथन है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्न में से कौन सी सही उत्तर चुनना है। तो आपको पता होगा कि प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था ऊपर भी हम लोगों ने जाना था, और केंद्र द्वारा प्रांत को विधायिनी शक्ति के हस्तांतरण, विधायी जो शक्ति था ये केंद्र को हस्तांतरित किया गया था, वह भी सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। और ये जो बात है मुसलमानों के लिए, तो ये मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में ही कर दी गई थी। 37वां प्रश्न है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो इसके लिए 7, 9, 12 या 15। तो संविधान सभा के कुल जो अधिवेशन हुए थे टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। 38वां प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। प्रश्न को समझ के लेंगे। बात कर रही है बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। ऑप्शन है आपका 7, 6, 5 और 4। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति जिसे हम बोलते हैं, इसमें कुल 7 सदस्य थे, जबकि यहाँ पर बात की है अन्य सदस्य की, तो अन्य सदस्यों के रूप में 6 सदस्य मौजूद थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न कभी कभी देखने के लिए मिल जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, पर्सनल अगर किसी व्यक्ति की बात करेगा तो हमें याद रखना है 9 ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम प्रारूप समिति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीच बीच में एक डीपी खेतान और एक टीटी कृष्णमाचारी जो थे, इन दोनों व्यक्ति को बीच में शामिल किया गया था, है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसमें 9 व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अंतर्गत। तो ये बात थोड़ा सा समझने वाली है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखा करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको बता दें कि कौन कौन शामिल हुए थे, तो बीएल मित्रा जो पहले थे ये प्रारूप समिति में, बीएल मित्रा की जगह पर माधव राव को लाया गया था। और डीपी खेतान को कब लाया गया था, तो टीटी कृष्णमाचारी के जगह पर डीपी खेतान को लाया गया था। तो इस प्रकार से कुल 9 व्यक्तियों के नाम आते हैं। भीमराव अंबेडकर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी आयंगर, बी एल मित्रा, डीपी खेतान और अन्य 2 नाम जो आते हैं एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। तो ये प्रश्न को समझ करके आप जब भी सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। 39 नंबर की प्रश्न है
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां यानी जिसे अपशिष्ट शक्ति कहते हैं किसको दी गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को। तो 1935 में अपशिष्ट शक्ति जो है यह दे दी गई थी मुख्य रूप से गवर्नर जनरल को। 40वां प्रश्न है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 वाला यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है और इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो 1935 का जो अधिनियम है यही हमारा मुख्य स्रोत है संविधान का, जहां से हमें 75% तक हिस्सेदारी मिलती है। 41वां प्रश्न है कि भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी किसके द्वारा? 1892 के भारत काउंसिल एक्ट, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट, 1919 के भारत सरकार अधिनियम या 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ ध्यान देंगे, बात कर रहे हैं प्रथम बार द्विसदनीय जो बनाया गया था 1919 में द्विसदनीय बनाई गई थी प्रांत के रूप में। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में ध्यान दीजिएगा, एन गोपालास्वामी, जवाहर नेहरू, आल्लादी कृष्ण स्वयं अय्यर और सरदार पटेल। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तभी हमने ऊपर में आपको 9 व्यक्तियों के नाम बताया था और उनमें से जो अगर आपको व्यक्ति के नाम ध्यान में आ रहे हैं तो एन गोपालास्वामी और आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। 43वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, क्या है? देश के लिए लिखित संविधान। दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार करना और चौथा ऑप्शन है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना। तो सही आंसर के रूप में अगर 1935 में स्वीकार किए गए के रूप में देखा जाए तो देश के लिए लिखित संविधान। हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। 44वां प्रश्न है कि कथन ए कहता है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी और कारण कहता है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को भारत का बंटवारा बच जाता। तो इन सभी में सही आंसर क्या है? कथन तो सही है, यानी कि ए सही है और गलत है। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें? राष्ट्रपति के अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस लाता है उसके लिए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को ये काम दी गई है। 46वां प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अभी आप लोगों ने जाना था पांडुलेखन यानी कि ड्राफ्ट कमेटी। तो यहाँ पर क्या है? मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो पांडुलेखन समिति के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सदस्य सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो आपको पता होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये हमारे 1946 के अंतरिम राष्ट्रीय जो बना था सरकार उसमें शामिल नहीं किए गए थे, बाकी अन्य सभी शामिल थे। 48वां प्रश्न है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। पहला कहता है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो यहाँ पर सही आंसर जो है अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को नहीं संघीय विधायिका को संघ सरकार को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49वां प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे।
50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान के सभा के गठन के बारे में सही है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 जो है सही है। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न 51 नंबर कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाए जाने का जो काम किया गया था संवैधानिक सभा द्वारा की गई थी। 52वां प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949 को। तो आपको पता होगा जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, अगर आप प्रस्तावना कभी पढ़ते होंगे तो आखिरी में एक डेट आता है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिग्रहित करते हैं, ऐसा आपको नीचे में जो दिखाई देता है, यानी कि इसे हम अंगीकृत किए हैं 26 नवंबर 1949 को। 53वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये बात कही गई है। 54वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा झंडा है तिरंगा को कब स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो 22 जुलाई 1947 से राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार की गई है। 55वां प्रश्न है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, जो हमारा अशोक स्तंभ स्टेट एम्बल है, कब अंगीकृत किया गया। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको 26 जनवरी 1950 को ली गई थी, अंगीकृत की गई थी। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था। प्रश्न को समझिएगा, संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। अगर बात करेगा संविधान सभा में निर्वाचन की तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुई थी, मगर जब पूछेगा जब इलेक्शन हो रही थी उस समय अंतरिम सरकार के समय पे कहाँ से हुई थी, तो पश्चिम बंगाल से। इस प्रश्न के अनुसार आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से क्या है, कौन सा सत्य है, ये पता करना है। कथन कहता है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण कहता है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त में से दोनों में कौन सही है, तो हमारा सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। 58वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान को जो लागू की गई थी इस समय 26 जनवरी 1950 को। 59वां प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 59 जो है इसका सही आंसर आप समझ के रखिएगा। झंडा समिति की बात की गई है, झंडा समिति में आप लोग ज़्यादातर JB कृपलानी के नाम पढ़े होंगे, मगर यहाँ पर जो आंसर है वो JB कृपलानी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। चाहे झंडा समिति बोले या तदर्थ झंडा समिति बोले, ये दोनों में कहीं पर भी JB कृपलानी का हाथ नहीं था। अगला प्रश्न है 60 नंबर कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। तो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित करने का काम जो किया गया था संविधान सभा द्वारा किया गया था।
61वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, और दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, और तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। कौन सा सही है ये बताना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सही की बात कर रहा है वो सिर्फ केवल एक होगा, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को की गई ध्वज में 24 तीलियां हैं और अनुपात जो है 4:3 की है। चौड़ाई और लंबाई की बात कही गई है। आगे देखेंगे, प्रश्न 63 नंबर कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आप लोग को पता भी होगा कि संविधान को लागू करने के पीछे क्योंकि कांग्रेस ने इसी समय 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और आपको पता होगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था वहाँ पर ये नेहरू जी ने ये काम करने की बात कही थी, है ना। लाहौर अधिवेशन जो रावी नदी के तट पर हुई थी, और इसी के तर्ज पर 1930 में 26 जनवरी को पहली बार झंडा फहराया गया था, है ना। संविधान के रूप में किया गया था 26 जनवरी को, इसलिए 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 64वां प्रश्न है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो जन गण मन भारत में जो अपनाई गई थी यह अपनाया गया 1950 में। 65वां प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, भीमराव अंबेडकर। तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो कही गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। 66वां प्रश्न है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, CR एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो आपको पता होगा कि ऑस्टिन नामक जो थे वो संविधान सभा को कांग्रेस और कांग्रेस को भारत के नाम से निरूपित किया था। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? आपका ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी। तो सही आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न है 68 नंबर कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थे? कुल कितनी महिला सदस्य के रूप में? 15, 13, 12 या 10? तो सही आंसर है 15। कुल 15 सदस्य जो थी महिला के रूप में शामिल थे। और 69 नंबर के प्रश्न और इस सेशन का आज का आखिरी प्रश्न है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है? मोरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का या आइवर जेनिंग्स का? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइवर जेनिंग्स थे इन्होंने ये कथन को कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज की आपके पूरे सेशन की जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको आंसर के साथ ही PDF प्रोवाइड करा दी जा रही है। PDF की लिंक यानी कि आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं तो लूसेंट टारगेट वाला आपका दरोगा का एग्जाम दिसंबर में जो डेट दी गई है उसके अनुसार आपको ये लूसेंट जो टारगेट है वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपये में कराई जा रही है, जिसमें आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, उसके टेस्ट लिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 घंटे आपके कंटिन्यू
मतलब 2-2 घंटे की गैपिंग के साथ आपका क्यूज भी कराया जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और उनका आने वाली जो एग्ज़ाम है, आपको पता भी हो गया होगा कि कितने पोस्ट ये सब आ रही है, तो बीपीएससी में भी जो तैयारी करना चाह रहे हैं वह भी हमारे साथ जुड़ रहे जाएँ। उनके लिए भी एक नई बैच शुरू की जा रही है 15 अगस्त से। तो इन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7654957719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से इसकी सारी जानकारी और दे दी जाएगी। और आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होगी। आपके मन में जो भी विचार है, आपको ये सीरीज कैसा लगा, क्या कंटिन्यू करना चाहिए, इसके प्रश्न कैसे हैं, कि आपके एग्जाम्स में ये आएंगे या आते हैं, इन सभी विचार को या इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सभी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि इस सीरीज को और अपने हम कर्तव्य निष्ठा के अनुसार और मेहनत के साथ आपके साथ इसे पेश करता रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।